हमें हमेशा से यही सिखाया गया है कि बड़ा लोन मत लो, क्रेडिट कार्ड यूज मत करो, अपने आप को कर्जे में मत डालो, जॉब करो, सिक्योरिटी चेज करो, बिजनेस मत करो, बहुत रिस्क है। पर हर्षद मेहता सेज, लाला रिस्क है तो इश्क है। क्या आपने कभी सोचा है कि धीरूभाई अंबानी के पास बड़ा बिजनेस करने के लिए पैसे कहां से आए? 1950s में उन्होंने अपना फर्स्ट मसालों का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कुछ पैसे बचाए थे, पर उन्हें कुछ और पैसों की जरूरत थी, तो उन्होंने अपनी वाइफ के भाई के साथ पार्टनरशिप करके थोड़े और पैसे रेज कर लिए और फिर धीरे धीरे कंपनी प्रॉफिटेबल हुई। लेकिन धीरूभाई को एक्सट्रीम कंपटीशन भी फेस करना पड़ी, सो ही डिसाइडेड टू मेक अ गट्सी मूव बाय टेकिंग हिज कंपनी पब्लिक। जनवरी 1978 में धीरूभाई अंबानी 58,000 मिडिल क्लास लोगों को कन्विंस करने में कामयाब हो गए, जहां पर उन्होंने 28 लाख शेयर्स को 10 रुपए की फेस वैल्यू से बिड किया था। सिंपल मैथ करें तो 28 लाख मल्टीप्लाइड बाय 10 इज इक्वल टू 2 करोड़ 80 लाख। भाई साहब, 58 लाख लोग आप पर भरोसा करके आपको बैकअप करते हैं, तो आपने कभी सोचा है कि कितना प्रेशर होता होगा? बट धीरूभाई अंबानी हैड टेकन द रिस्क एंड बाय द टाइम ही वाज डेड, उन्होंने 2 करोड़ 80 लाख को अराउंड 75,000 करोड़ रुपए बना के अपनी फैमिली और इंडिया की और भी फैमिलीज को जबरदस्त सिक्योरिटी एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड किया था। अब यहाँ पे सवाल आता है कि कैसे एक ऑर्डिनरी बच्चा जो कि एक स्कूल ड्रॉप आउट है, उसने रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसा बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया। बट इससे पहले आपका यह समझना बड़ा जरूरी है कि क्यों अमीर और अमीर होते जा रहे हैं और गरीब होते जा रहे हैं। क्यों अमीर और गरीबों के बीच में एक्सट्रीम पोलैरिटीज है? क्यों 80% दौलत 20% लोगों के पास ही है? क्यों अमीर लोग काम करते करते अमीर भी बन जाते हैं और अपनी लाइफ भी एंजॉय कर पाते हैं, और क्यों गरीब लोग इतना फोकस्ड होकर पूरा दिन काम करके पैसा बचा के कंजूसी करने के बावजूद भी एक एवरेज मीडियोकर लाइफ ही जी पाते हैं? कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमें नहीं पता है, जिसके कारण हमें स्ट्रगल करना पड़ती है? वेल, इसका आंसर रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी बुक व्हाई द रिच गेट रिचर एंड रिच डैड पुअर डैड में क्लियरली स्टेट किया है, जिसको अगर अच्छे से समझ के अपनी लाइफ में स्ट्रेटेजिकली अप्लाई करो तो आप भी अपनी ड्रीम लाइफ जी सकते हो। रॉबर्ट कियोसाकी के हिसाब से एक पुअर मिडिल क्लास और एक रिच आदमी में सिर्फ एक चीज का डिफरेंस होता है, विच इज एजुकेशन। और एजुकेशन का मतलब आपका फॉर्मल एजुकेशन नहीं, बल्कि फाइनेंशियल एजुकेशन। अमीरों के पास फाइनेंशियल एजुकेशन बहुत ज्यादा होती है, इसलिए फॉर्मल एजुकेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल एजुकेशन को मानते हैं, क्योंकि यही वो एजुकेशन है जो उनको अमीर बनने में हेल्प करती है। व्हाई रिच गेट रिचर में रॉबर्ट कियोसाकी ने 3 मेजर लेसन्स पर फोकस करने की एडवाइस दी है: टैक्सेस, डेट और फैंटम इनकम। चलो पहले तीनों को समझते हैं। नंबर 1, टैक्सेस। अमीर और गरीब के बीच में पैसों का मेजर डिफरेंस क्रिएट होता है टैक्सेस की वजह से। एक अमीर आदमी ज्यादा पैसे कमाने के बावजूद भी पुअर और मिडिल क्लास लोगों से कम टैक्सेस भरता है लीगली। अभी रिसेंटली मैं एक बड़े यूट्यूबर से मिला था, कमेंट में गेस करो कि वो कौन होंगे, और उन्होंने बातों बातों में मुझे बताया कि उन्हें ये 5 स्टार और 7 स्टार होटल्स में रहने का कोई शौक नहीं है, पर उनके फाइनेंशियल एडवाइजर्स कहते हैं कि ये सारे एक्सपेंसेस को ऑफिस के खर्चे पे दिखाएंगे तो उन्हें टैक्स रिडक्शन में काफी हेल्प मिलेगी। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि टैक्सेस गरीब और मिडिल क्लास लोगों का एक मेजर चंक ऑफ इनकम खा जाता है। यूएसए के एक सर्वे के अकॉर्डिंग टैक्सेस उनके खर्चों की लिस्ट में टॉप 3 में आते हैं, जो कि उनकी इनकम का 21% ले लेते हैं। इसलिए अमीर जानते हैं कि अगर इनकम का बड़ा पोर्शन गवर्नमेंट को दे दिया तो वो मिडिल क्लास और गरीबों वाली लाइफ जिएंगे। तो सिंपल है, बिजनेस के नाम पे एक्सपेंसेस दिखाओ और अपना टैक्स बचाओ, क्योंकि गवर्नमेंट भी बिजनेस पे बहुत टैक्स कट करके इंसेंटिव प्रोवाइड करती है। यानी अगर आप जॉब कर रहे हो तो गवर्नमेंट को कोई मतलब नहीं है कि आपके बच्चे की स्कूल फीस गई है कि नहीं, आपके घर में खाना है कि नहीं। पहले टैक्स कट जाएगा आपकी सैलरी से, फिर आपको सैलरी मिलेगी। वहीं अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आप बिजनेस के नाम पे बहुत सारे एक्सपेंसेस दिखा सकते हो और लास्ट में जो अमाउंट बचता है उस पर ही टैक्स लगता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरा एक फ्रेंड ने भी बिजनेस के एक्सपेंस पे खुद के लिए एक आईफोन खरीदा, क्योंकि एज आई सेड गवर्नमेंट को चाहिए बिजनेसेस प्रॉस्पर करें और अपनी इकोनॉमी बूस्ट हो। इसलिए मेरे फ्रेंड ने पैसे भी बचा लिए और खुद के पर्सनल यूज के लिए फोन भी खरीद लिया। हुई ना एक विन विन सिचुएशन क्रिएट। डेट इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल्स जिसका यूज करके रिच और वेल्दी होते जाते हैं और मिडिल क्लास और गरीब होते जाते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि वो लोग बिजनेस करेंगे, पर पैसे ना होने के कारण वो जॉब करके पैसे जमा तो करते हैं, बट कंफर्ट जोन में आ जाने के कारण फिर अपने बिजनेस के बारे में सोचते ही नहीं है। पर यही सेम लोगों को जब कार, घर, आईफोन जैसी चीजें लेने का मन होता है, तब ये लोग या तो लोन ले लेते हैं या फिर क्रेडिट कार्ड स्वाइप करके अपने लिए लायबिलिटीज खरीद लेते हैं, वो भी हाई इंटरेस्ट रेट पर। देखा जाए तो फाइनेंस बड़ा ही सिंपल है, जो मेरे पॉकेट में पैसा डाले वो एसेट और जो मेरे पॉकेट से पैसा निकाले वो लायबिलिटी। मुकेश अंबानी वन ऑफ द रिचेस्ट मैन होने के बावजूद भी जियो के लिए 12,850 करोड़ का लोन उठाते हैं। क्यों? धंधे के लिए। अब धंधे और डेट में क्या रिलेशन? तो होता यूं है कि मिडिल क्लास लोग बैंक में अपने पैसे 4 से 5% के इंटरेस्ट पर रखते हैं,
और इन्हीं लोगों का पैसा एक रिच बिजनेसमैन 10 से 12% के इंटरेस्ट पर एज ए लोन उठाता है। फिर उन पैसों से वो धंधा करता है जिससे वो 20 से 30% का प्रॉफिट कमाता है और फिर 10 से 12% का बैंक का इंटरेस्ट क्लियर करता है। और फिर बैंक्स नॉर्मल लोगों को एक मिनिमल इंटरेस्ट देकर पैसों को रोल करती है। मतलब वो अमीर इंसान ने लोगों का पैसा यूज करके पैसा कमाया। यहाँ पर एक सवाल जो आपके दिमाग में आएगा, बिजनेसमैन का बिजनेस फेल हो गया तो क्या होगा? ये तो बड़ा रिस्क है। वेल एज आई सेड अर्लियर, रिस्क है तो इश्क है। कल आप ऑफिस के लिए निकले, ट्रक ने उड़ा दिया, यू आर डेड। तो रोड पर चलना रिस्की है ना, फिर भी लोग रास्ते पर चलना बंद थोड़ी करते हैं, बस और ज्यादा अवेयर होकर चलने लगते हैं। वैसे ही आपको भी कैलकुलेटेड रिस्क लेके बिजनेस रन करना है। कैलकुलेटेड रिस्क पर मैंने पर्सनल चैनल पर एक वीडियो बनाई है, मैं आपको लिंक दे दूंगा, वो देख लेना। बिजनेस फेल हो गया तो क्या? कुछ नहीं, पहले तो बैंक्स आपसे पैसे रिकवर करने की ट्राई करेगी। अगर रिकवर नहीं कर पाई तो खुद से ही लोगों के पैसे क्लियर कर देगी, क्योंकि बैंक के पास तो आपके ही पैसे हैं ना। और क्या आपको पता है वो पैसे बैंक को कौन देगा? गवर्नमेंट बैंक को पैसा देगी और रिकैपिटलाइजेशन अनाउंस करेगी, जहां पे बेसिकली आपसे और ज्यादा टैक्स लिया जाएगा और आपके ही पैसों से आपकी भरपाई होगी। है ना ये अजीब सी बात? इसलिए रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि फाइनेंशियल मास्टर्स को पैसे नहीं चाहिए पैसे बनाने के लिए। नंबर 3, फैंटम इनकम। फैंटम इनकम को इनविजिबल इनकम भी कहा जाता है। ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि फैंटम इनकम भूत की तरह है, होती तो है पर दिखती नहीं है। इस इनकम को एक ऐसा इंसान ही देख सकता है जिसके पास राइट फाइनेंशियल एजुकेशन है। फॉर एग्जाम्पल, अज्यूम करते हैं कि एक नॉर्मल मिडिल क्लास आदमी को एक पीस ऑफ रियल एस्टेट खरीदना है जिसका प्राइस 50 लाख रुपए है। तो वो खरीदने से पहले 20% का डाउन पेमेंट करना होगा, और ये डाउन पेमेंट पे करने के लिए वो यूज करेगा अपनी वो इनकम जो टैक्स देने के बाद उसे बची है। वहीं एक अमीर इंसान खुद के पैसों से कभी रियल एस्टेट नहीं खरीदेगा, वो बैंक से पैसे ले लेगा और रियल एस्टेट खरीद लेगा, और इस ट्रांजैक्शन में जो टैक्स कॉस्ट बचता है वही उसकी फैंटम इनकम है। ये वो इनकम है जिसके लिए वो अमीर इंसान को कोई काम नहीं करना पड़ा। फैंटम इनकम को यूज करने के लिए आपको दूसरों के पैसों को खुद के फायदे के लिए यूज करना पड़ेगा। बड़े से बड़े सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर्स पैसे बोरो करते हैं प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, क्योंकि बोरो करके वो बड़े टैक्स ब्रैकेट को एलिमिनेट कर देते हैं। और यही फैंटम इनकम का यूज करके रॉबर्ट कियोसाकी ने 8000 रेंटल प्रॉपर्टीज का एम्पायर खड़ा कर दिया है। हाउ मनी वर्क्स। अगर फाइनेंशियल लिटरेसी की बात की जाए तो 28 कंट्रीज में इंडिया का रैंक फाइनेंशियल लिटरेसी की पोजीशन में 23 पर आता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग इंडिया में सिर्फ 20% लोग ही फाइनेंशियली लिटरेट हैं। क्यों अनिल अंबानी की बैंक में करोड़ों रुपए होने के बावजूद भी वो बैंक करप्ट हो गए? क्यों माइक टायसन जिन्होंने अपने अर्ली करियर में हद से ज्यादा पैसे कमाए वो कुछ टाइम के बाद बैंक करप्ट हो गए? बात पैसों की नहीं है, बात उन्हें ढंग से मैनेज करने की है। चाय सुट्टा बार के ऑनर अनुभव दुबे कोई प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड से नहीं आते थे, फिर भी उन्होंने 400 आउटलेट्स खोली, 150 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया, वो भी बिना किसी फंडिंग के, ओनली एंड ओनली बूट स्ट्रैपिंग के बेस पर। और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपको बजटिंग पे ध्यान देना है, इनकम का 20% इन्वेस्ट करना है, हेल्थ के लिए इंश्योरेंस करवाना है, और बुढ़ापे, बच्चों की शादी और एजुकेशन के लिए प्लान करना है। इट्स नॉट हाउ मच मनी यू मेक बट हाउ मच यू कीप, हाउ हार्ड इट वर्क्स फॉर यू एंड हाउ मेनी जनरेशन यू कीप इट फॉर। रॉबर्ट कियोसाकी। मोस्ट पीपल विल सफर बट इंडिया विल कॉन्कर। आने वाले सालों में बहुत सारे लोग फाइनेंशियली स्ट्रगल करने वाले हैं, लेकिन इंडिया के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं। ऑथर कहते हैं कि वेस्ट बूढ़ा हो रहा है। यहाँ हम मोस्टली बात कर रहे हैं कनाडा, यूएसए और यूरोप की, क्योंकि उनके एम्प्लॉयज की एज काफी ओल्ड हो चुकी है। 2 रीजंस की वजह से वेस्ट काफी स्ट्रगल कर सकता है, और कंट्रीज जैसे कि इंडिया, वियतनाम, चाइना और अमीर बनने वाले हैं आने वाले कुछ समय में। पहला रीजन है ग्लोबलाइजेशन। जैसे कि आपको पता है कि वर्ल्ड इकोनॉमी काफी ग्लोबल हो चुकी है और कंपनीज डेफिनेटली वैसी कंट्रीज को चूज कर रही हैं जहां पे प्रोडक्शन फैक्ट्री सेट करना चीपर है और जहां पर लेबर भी काफी सस्ता है, जिस वजह से एशियन कंट्रीज एक बहुत बड़ा थ्रेट है दूसरी कंट्रीज को। और नंबर 2 है टेक्नोलॉजी। अब सारे बिजनेसेस टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, तो जो कंट्री टेक फ्रेंडली है वहां कंपनीज ज्यादा जल्दी ग्रो कर पाएंगी, और यहीं पे इंडिया के पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो अभी हम सभी को फाइनेंशियल लिटरेसी पर फोकस करना चाहिए, और साथ ही अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने पे भी फोकस करना होगा, जिससे हम इंडिया को आने वाले सालों में और आगे बढ़ा सकें। तो इंडिया के लिए कमेंट में अफर्म करिए यस आई विल लिख के। यहाँ तक देख रहे हो तो बिना लाइक किए मत जाना। ये बुक ऐप पर आप रॉबर्ट कियोसाकी की 6 बुक्स की समरी सुन सकते हो, और रिच डैड पुअर डैड को हमने चैप्टर बाय चैप्टर समराइज किया है। फाइनली, यू गाइज आर अमेजिंग। कीप रीडिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।